हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले काम पर। सेल्स और सेल्स रिटर्न से जुड़े हुए अब सारे के सारे काम को हम करेंगे। जैसे परचेज के लिए काम किया वैसे ही यहां हम सेल्स के लिए काम करने वाले हैं मेरे दोस्तों। सेल्स जो है वो रेवेन्यू लेकर आती है, यानी इनकम को लेकर आती है। करेक्ट और नॉट। और इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। यानी सेल्स जो कि रेवेन्यू लेकर आ रही है, ये जब भी की जाएगी तो सेल्स ने तो क्रेडिट होना ही होना है। सेल्स क्रेडिट होगी, लेकिन डेबिट क्या होगा? अगर कैश आ गया तो कैश डेबिट, चेक से पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। करेक्ट। उन दोनों ही केसेस में एसेट बढ़ जाएगा। और अगर उधार पर माल बेचा तो भैया हमें उस व्यक्ति से पैसा लेना है तो वो भी एसेट है। और जिसको हम उधार पर माल बेचते हैं वो हमारे डेटर होते हैं। तो जो डेटर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो भी एसेट है। तो सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। गुड्स की जब हम सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट खोला जाता है, राइट। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू को लेकर आती है, रेवेन्यू बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, क्रेडिट होंगे। अगर इस सेल के बदले में मुझे पैसा मिल गया तो पैसा मिलेगा या तो कैश के रूप में, कैश बढ़ेगा यानी एसेट बढ़ेगा और एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, या फिर चेक के थ्रू पैसा आएगा और बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा यानी वो भी एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो वो भी डेबिट होगा। यानी अगर कैश पर माल बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स को कर दिया क्रेडिट। चेक से पैसा लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। वेरी वेरी सिंपल। लेकिन मान लीजिए पैसा रिसीव नहीं हुआ, हमने अभी तक पैसा लिया नहीं है और पैसा लेना बाकी है। अगर पैसा लेना बाकी है मेरे दोस्तों तो लेना बाकी है तो एसेट। जिनको हम उधार पर सामान बेचते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। अब यहां पर दो बातें हो सकती है कि अगर बायर का नाम यहां पर गिवन है तो क्या होगा, और अगर बायर का नाम यहां पर गिवन नहीं है तो भैया तब क्या होगा। अगर उस बायर का नाम गिवन है तो हम कहेंगे जैसे कि राज को हमने उधार पर सामान बेचा तो राज नाम का एसेट बढ़ गया है, तो वो डेटर, लेकिन उसका नाम लिखा है इसीलिए राज के नाम को डेबिट कर लिया जाएगा। और सेल्स तो हो ही रही है, सेल्स तो क्रेडिट होनी होनी है। लेकिन मान लीजिए जिस बायर को हमने सामान उधार पर बेचा उसका नाम गिवन नहीं है, तो भैया जब नाम गिवन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हम कैटेगरी लिख देते हैं। और ये कैटेगरी क्या है? डेटर्स अकाउंट। डेटर अकाउंट भी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये भी तो एसेट है और एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट कर दिए जाते हैं, राइट। तो हमने ये चीज सीखी थी और अब उसको यहां पर देखेंगे। तो परचेज का नेचर मैंने आपको पहले बता दिया था कि परचेज का नेचर क्या था। पिछले सेशन में हमने बातचीत की। खर्चा है उसका डेबिट होता है, इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। और परचेज रिटर्न का नेचर उससे बिल्कुल रिवर्स, इसका नेचर क्रेडिट नेचर होता है। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। लेकिन सेल के हिसाब से देखें तो सेल रेवेन्यू लेकर आती है, इसका नेचर क्रेडिट होता है। बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। और सेल्स रिटर्न इसका रिवर्स, ये सेल्स को रिड्यूस कर देती है यानी इसका डेबिट नेचर है। बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट, राइट। तो हम यहां पर जो बातचीत अब करने वाले हैं इन सारे के सारे क्वेश्चंस को यहां पर हम सॉल्व करेंगे। आइए जरा जल्दी से जल्दी इसे देख लिया जाए। लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी सबसे पहला काम हमारे सामने आ गया। सेल्स तो है, गुड्स तो बिकी ही हैं, तो भैया सेल्स तो जब भी होगी तो सेल्स ने तो क्रेडिट होना ही होना है। रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, इनकम हमारी बढ़ रही है, इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होनी ही होनी है। सवाल यह था कि हमारे पास पैसा आ गया कि नहीं आ गया। इस क्वेश्चन में लिखा है गुड सोल्ड फॉर कैश, यानी कैश नाम का एसेट हमारे सामने बढ़ गया। तो कैश अकाउंट हमने यहां कर दिया डेबिट, कैश नाम का एसेट हमारा बढ़ गया। और एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो इंक्रीज होने पर उसे कर दिया जाएगा डेबिट। तो यहां पर हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। अब मैं चलता हूं अपने अगले पॉइंट पर और यहां क्या लिखा है जी? कैश सेल्स। क्वेश्चन में लिखा क्या है जी? कैश सेल्स। तो कैश सेल्स का मतलब और गुड सोल्ड फॉर कैश, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। 4,000 का सामान हमने ये बेचा है, ये पिछले वाला 15,000 का था। तो इस बार भी अगर कैश सेल्स लिखा है तो बात तो वही है।
बात वही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी वेरी सिंपल। कैश नाम का एसेट बढ़ गया, डेबिट कर दिया हमने उसे, और इनकम भी हमारी बढ़ गई, रेवेन्यू हमारा बढ़ गया, राइट। इसी रेवेन्यू से इनकम जनरेट होती है, इसीलिए वही रूल लगा। तो हमने 4,000 रुपये कैश लिख दिया और यहां पर लिख दिया सेल्स को कर दिया हमने क्रेडिट। तो चलिए अब कहानी अगली आ गई। लिखा क्या है, सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। अब जरा सोच के बताइए मुझे, यहां पर हमने जो गुड्स बेची हैं उसके अगेंस्ट हमने जो अमाउंट रिसीव किया है वो चेक से रिसीव किया 5,000 रुपया, तो इसका मतलब वो पैसा बैंक में आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बार जो हमारा एसेट बढ़ा वो बैंक नाम का एसेट बढ़ गया, और यहां पर हमने क्रेडिट कैसे कर दिया, सेल्स तो भैया क्रेडिट ही होनी है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेल्स जो है वो रेवेन्यू लेकर आती है, इनकम लाती है, उसका नेचर क्रेडिट है। जब भी सेल होगी उसने क्रेडिट होना ही होना है। यहां पर भी हमारी 5,000 की सेल हुई है तो हमने 5,000 से क्रेडिट तो कर दिया। अब उसके बदले में कैश नाम का एसेट आया तो कैश को डेबिट कर दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास चेक के थ्रू पैसा आया है, तो इसका मतलब हमने 5,000 बैंक अकाउंट में यहां पर डेबिट कर दिया। तो ये एसेट भी हमारा इंक्रीज हुआ, हमने इसे डेबिट कर दिया, राइट। और ये हमारा रेवेन्यू, ये हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, हमने इसे यहां पर कर दिया है क्रेडिट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, लिखा है गुड्स सोल्ड टू विजय फॉर कैश। तो नाम भले विजय का आ गया लेकिन कैश भी तो आ गया। मैंने आपको क्या सिखाया कि भैया अगर कैश लिखा हो तो कैश ही ट्रीट किया जाएगा, वो उस केस में हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स की गई है गुड्स की 10,000 रुपए की, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कैश ही तो है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। विजय का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने कैश ले ही लिया, तो उस व्यक्ति का नाम भला क्यों लिखे। तो 10,000 का कैश आ गया, माल बिक गया, बात खत्म। बात नाम लिखने की तब आती है जब सामने वाली पार्टी ने पैसा ना दिया हो, राइट। तो ये रही हमारी पहली 4 एंट्रीज। अब चलते हैं अगले काम पर। क्वेश्चन आ गया क्रेडिट सेल, यानी 10,000 रुपए का सामान हमने उधार पर बेच दिया। उधार पर बेच दिया तो जिस व्यक्ति को हमने उधार पर बेचा उससे पैसा लेना बाकी है, लेना बाकी है तो एसेट है, और जिसको उधार पर बेचा वो हमारा डेटर हो गया। कैटेगरी डेटर की हो गई ना। अगर उसका नाम लिखा होता तो मैं नाम लिख देता, लेकिन यहां उस डेटर का नाम तो लिखा नहीं है। उधार पर माल मैंने बेचा तो जिस व्यक्ति से लेना है वो डेटर है। चैप्टर नंबर 1 में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको डेटर और क्रेडिटर की सारी कहानी समझाई थी। जिसको जरा सा भी डाउट हो भैया सीधा जाके चैप्टर 1 जाके पक्का करो, करेक्ट। और जिनको जरा सा भी कहीं सोचने में भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी ज्यादा लग रहा है ना, समझ लेना कि आपने चैप्टर नंबर 1 पक्का नहीं किया। जो भी काम मैं यहां पर करा रहा हूं उसका सारा बेस ऑलरेडी क्लियर है, पहले सब चीजें करवा चुका हूं। अगर आपको लगता है कि यहां पर जरा सा भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आपको ज्यादा समय लग रहा है सोचने का, दैट मींस चैप्टर नंबर 1 दोबारा देखने की जरूरत है। जाओ दोबारा देखो, उसको अच्छी तरह पक्का करो और तभी अगले लेवल पर पहुंचो। हमें 100% मार्क्स लाने हैं, एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए हमारा, एक एक चीज सॉलिड होनी चाहिए हमारी। तो क्रेडिट सेल हमने की है, यहां पर उधार पर माल बेचा है, सामने वाली पार्टी का नाम नहीं लिखा, तो हम उसकी कैटेगरी लिखेंगे और डेटर है वो कैटेगरी। सेल्स तो सेल्स है, सेल्स तो सेल्स है मेरे भाई, सेल्स तो हमेशा ही क्रेडिट होगी। बोलिए यस और नो? सेल्स ने तो क्रेडिट होना ही होना है, सेल्स ने तो क्रेडिट होना ही होना है। बस उसके अगेंस्ट देखना यह कि पैसा आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो भैया लेना बाकी है, लेना बाकी है तो एसेट है। उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, नाम नहीं लिखा तो उसकी कैटेगरी लिख दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में नाम नहीं लिखा, दैट इज वाई वी आर राइटिंग डेटर्स अकाउंट, हम उसकी कैटेगरी लिख रहे हैं। डेटर भी क्या है? ये भी एक एसेट है। पैसा लेना बाकी है, लेना बाकी है तो डेबिट, एसेट बढ़ रहा है। और रेवेन्यू है हमारे लिए, इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट में और रेवेन्यू में अंतर मैंने आपको बताया हुआ है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, 10 की चीज 12 में बेची तो 12 रुपए जो टोटल आए वो रेवेन्यू है, वही सेल का अमाउंट है। उसमें प्रॉफिट, उसमें इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। लेकिन नेचर तो दोनों का सेम है, इसीलिए सेल्स भी रेवेन्यू को बढ़ाती है और रेवेन्यू का नेचर भी इनकम जैसा ही होता है। दैट इज वाई बढ़ने पर वो क्रेडिट होती है, करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन।
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कहानी यहां पर भी वही है, फिर से कहानी वही है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार पर माल बेचा, 5,000 रुपए का उधार पर माल बेचा, नाम यहां पर भी नहीं लिखा। जिस व्यक्ति को हमने सामान उधार पर बेचा उसका नाम यहां पर भी नहीं लिखा। ये पक्की बात है, समझ रहे हो मेरी बात? ये भी क्या हो गया, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बात वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम। बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग था, क्रेडिट सेल लिख दिया और दूसरी तरफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बात तो वही है, बात वही है मेरे दोस्तों, यहां पर कोई भी अंतर नहीं है। तो जो रीजन हमने ये ऊपर दिया था वही सेम रीजन यहां पर भी चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहां पर लिखा क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट है तो उधार पर, लेकिन जिसको उधार पर सामान बेचा उसका नाम लिखा हुआ है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सोहन, उसका नाम लिखा हुआ है, 9,000 रुपए यहां पर लिखा हुआ है। तो उधार पर जब हमने सामान बेचा तो अब हमने सोहन से पैसा लेना है, तो उसकी कैटेगरी लिखने की जरूरत नहीं है, उसका नाम क्योंकि हमारे पास मौजूद है। लेकिन हमें यह मालूम है कि 9,000 रुपए की सेल तो हमने कर दी, यानी सेल्स ने तो क्रेडिट होना ही होना है, वो तो रेवेन्यू बढ़ ही रहा है। लेकिन सवाल यह कि डेबिट में क्या लिखे, उधार पर माल बेचा, उस व्यक्ति का नाम भी लिखा है, तो डेटर का जब नाम लिखा है तो मैं यहां पर नाम मेंशन कर दूंगा, या तो लिखो सोहन डेबिट और या फिर लिखो सोहन्स अकाउंट डेबिट, दोनों बातें ठीक मानी जाएंगी। ठीक है जी, दोनों आंसर ठीक माने जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लिखा गया गुड सोल्ड टू सखी। अब यहां पर फिर वही बात आ गई कि गुड सोल्ड टू सखी लिखा है लेकिन कैश नहीं लिखा, कैश तो नहीं लिखा, तो हम इसे कैश ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर उसका नाम लिखा है। अगर नाम के साथ कैश लिखा होता, जैसे कि विजय फॉर कैश लिखा था ऊपर, गुड सोल्ड टू विजय फॉर कैश, तो भैया अब नाम की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि कैश लिखा है। लेकिन यहां पर तो कैश लिखा ही नहीं है, तो भैया अब नाम की वैल्यू बन गई, यानी सखी को 4,000 रुपए का सामान हमने उधार पर बेचा। सखी से ये पैसा लेना बाकी है, हमने 4,000 रुपए की सखी को सेल्स की, तो सेल्स तो रेवेन्यू लेकर आ रही है, 4,000 हमने उसे क्रेडिट कर दिया, और हमने ये पैसा लेना किससे है माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये पैसा किससे लेना है? ये पैसा हमने सखी से लेना है। तो सखी हमारी डेटर है, उसका नाम डेबिट कर दिया। कहानी फिर वही, इन सभी केसेस में एसेट बढ़ना है, एसेट बढ़ना है तो भैया डेबिट होना है, और ये तो रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है। रीजन यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आ गया जी हमारे पास अगला काम, गुड्स सोल्ड टू विजय वर्थ ₹10,000 आउट ऑफ विच 4,000 इज येट टू बी रिसीव्ड। हमने विजय को 10,000 रुपए का टोटल सामान बेचा, यानी हमने जो सेल्स की उस सेल्स का टोटल अमाउंट 10,000 था। उस 10,000 में से 4,000 अभी भी विजय से लेना बाकी है। तो 10 में से 4 लेना बाकी है, इसका मतलब 6,000 का कैश आ गया होगा, ये तो पक्की बात हो गई। तो 6,000 का कैश हमें मिल गया और 4,000 अभी भी लेना बाकी है, विजय से लेना बाकी है। टोटल 10,000 की सेल्स हुई है, जिसमें से 4,000 विजय से अभी भी लेना बाकी है। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, टोटल सेल्स पहले से ही गिवन है कि सेल्स हो गई है 10,000 रुपए की, सेल्स हो गई है 10,000 रुपए की। वो रेवेन्यू था, और उसके अलावा हमने कहा कि अभी भी 4,000 रुपया विजय से लेना बाकी है, तो जिससे लेना है वो हमारा डेटर है, उसका नाम भी लिखा है, इसीलिए हमने 4,000 रुपये उस डेटर के नाम डाल दिए। ये कौन है? हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट किया है। लेकिन बाकी का, इसका मतलब 6,000 रुपया रिसीव हो गया, इसका मतलब बाकी का पैसा रिसीव हो गया, और हमने यहीं पर कैश को कर लिया है डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये, 4,000 रुपये जो है विजय से लेने बाकी हैं, ये भी एसेट बढ़ गया हमारा, और इधर हमारा ये रेवेन्यू या कह लें आप इनकम हमारी इंक्रीज हो गई, इसीलिए इसे हमने क्रेडिट कर दिया।
सो दिस इज वेरी 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 स्मॉल पार्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसे हमने अच्छी तरह से कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की फटाफट से जरा करते हैं रीडिंग। लिखा जी, गुड सोल्ड टू सीमा वर्थ ₹20,000। हमने सीमा को 20,000 का सामान बेचा जिसमें से 15,000 कैश है। इसका मतलब 20 में से 15 मिल गया, बाकी 5,000 अभी भी लेना बाकी है सीमा से। तो सीमा हमारी डेटर हो गई, सीमा हमारी डेटर हो गई। तो 20,000 की हमने सेल्स कर दी, तो सेल्स अकाउंट को ये लीजिए मैंने कर दिया है क्रेडिट। सेल्स अकाउंट को हमने 20,000 रुपए से कर दिया है क्रेडिट। अब कैश मिल गया 15,000, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को 15,000 से यहां कर दिया है डेबिट। और 5,000 रुपए, 5,000 रुपए अभी भी हमने सीमा से लेने हैं, तो सीमा को 5,000 से डेबिट कर दिया। हमारे पास कैश आ गया, कैश नाम का एसेट बढ़ा इसीलिए डेबिट किया। सीमा हमारी डेटर है, ये भी एसेट बढ़ गया, पैसा लेना बाकी है। और सेल्स तो रेवेन्यू है ही, रेवेन्यू इंक्रीज होने पर क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इसका काम क्वेश्चन का। अब सेल्स के अलावा इसमें कुछ और भी एंट्रीज हैं, आइए ज़रा उनको देख लेते हैं। तो ये सब पहले आपके लिए मैंने रीज़न के साथ लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो एक ही, वैसे तो मैंने ऑलरेडी लिखी दिया सब चीज़ें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब अगला जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए ध्यान से। 11 से लेकर 18 हमारे पास जो एंट्रीज हैं, जैसे हमने परचेज में किया था बिल्कुल वैसे ही खेल यहाँ पर भी चलने वाला है। परचेज रिटर्न का जैसे सिस्टम बनाया था मैंने, वैसा ही सिस्टम मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है। कौन सा? ये सेल्स के लिए। राधा को 15,000 का माल बेचा, 5,000 यानी 1/3 उसका कैश, 1/3 हमने चेक से रिसीव कर लिया, और 1/3 इज येट टू बी रिसीव्ड, यानी ये पैसा अभी भी, बोलिए जल्दी जल्दी, ये पैसा अभी भी लेना बाकी है। राधा से पैसा अभी भी लेना बाकी है। तो चलिए मैं इसकी एंट्रीज करके दिखाता हूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले राधा को हमने सामान बेचा है, सेल की है 15,000 रुपए की, तो सेल्स का अमाउंट हमारा 15,000 से बढ़ गया। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी। ये पहले से जो लिखा हुआ है ना, ये इसलिए लिखा है कि जैसे जैसे आप सीख जाओगे ना, वैसे वैसे फटाफट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आंसर लिखूंगा नहीं, ऑलरेडी रिटन आंसर में टिक करवा दूंगा, ठीक है ना। तो उससे आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए तभी आई विल बी एबल टू डू इट, तो अच्छी तरह कर लीजिए उसे। तो ये सेल्स है, ये 15,000 रुपये आपके सामने। हमने इसमें से कहा कि कैश कुछ मिल गया, कुछ पैसा चेक से मिला, तो वो हमने बैंक में ऐड कर लिया, बैंक डेबिट हो गया। और कुछ पैसा राधा से अभी भी लेना बाकी है, राधा हमारी डेटर हो गई, तो राधा के अकाउंट को डेबिट कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, 5,000 रुपये कैश आ गया यानी 1/3, 5,000 रुपये बैंक में आ गए, और 5,000 रुपये राधा से अभी भी लेने बाकी हैं। ये भी एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है। बैंक, ये भी हमारा एसेट बढ़ा, रीजनिंग साथ साथ दे रहा हूं आपको। और डेटर, राधा से पैसा लेना, ये एसेट भी बढ़े। और ये क्या जी, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू भी इंक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। ये भी सारा काम हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे चलते हैं अब, और लिखा क्या है क्वेश्चन के अंदर, गुड सोल्ड, लिस्ट प्राइस 15,000 था, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो आपको याद होगा कि लिस्ट प्राइस क्या होता है। जैसे कोई भी होलसेलर है तो अपना प्राइस वो लिख के रखता है, जी ये हम इतने का बेचते हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी क्योंकि बल्क में खरीद रही है, ज्यादा सामान खरीद रही है, इसीलिए हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी ट्रेड डिस्काउंट जब डिडक्ट कर दिया जाता है और वो जो अमाउंट आता है वही सेल प्राइस या परचेज प्राइस माना जाता है। खरीदने वाले के लिए वही परचेज प्राइस है और बेचने वाले के लिए वही सेल प्राइस है, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पर आपसे कह दिया कि लिस्ट प्राइस 15,000 था, 10% का डिस्काउंट यानी 1,500 रुपये का डिस्काउंट हो गया। हमने जब इसे बेचा
तो जी 15,000 के लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट का अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर दिया। तो जब हमने ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ये निकल के आया 1,500 रुपए। जो बैलेंस हमारे पास बचा वो है 13,500 रुपए। हमने इसी अमाउंट की सेल्स की है। यही हमारा सेल्स का 13,500 का अमाउंट है। ट्रेड डिस्काउंट तो कभी रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता। याद है ना सभी को? रीजनिंग वगैरह इसकी सब पहले चैप्टर में बता दी थी। तो हम ये कहेंगे जी पूरा का पूरा सेल कर दिया हमने सीधा, और इसमें हमारे पास लिखा है गुड्स सोल्ड, लिस्ट प्राइस इतना, ट्रेड डिस्काउंट इतना। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कैश हमें मिल गया, उधार पर कुछ नहीं बेचा गया। तो यहां पर जब हम कैश सेल्स दिखाने वाले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट यहां पर जो आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो सीधा 13,500 रुपये आएगा। बायर भी इसे 13,500 की परचेज दिखाएगा और सेलर जो है इसे 13,500 की सेल दिखाएगा। वेरी 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 सिंपल। ठीक है जी, तो अब चलता हूं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है जी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। बात एक ही है। ये रिटर्न इनवर्ड्स क्यों है? क्योंकि जो हमने सामान पहले बेच दिया था, बाहर निकाल दिया था, अब वो वापस आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स को रिड्यूस कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, सेल्स का नेचर क्रेडिट नेचर है और सेल्स रिटर्न का नेचर है डेबिट नेचर। और जैसा कि परचेज रिटर्न की कहानी में मैंने आपको बात बताई थी कि परचेज रिटर्न वही होती है जो उधार वाली होती है, तो भैया सेल्स रिटर्न भी वही होती है जो उधार वाली होती है। कैश वाला माल भैया वापस नहीं किया जाता जनरली। अगर कुछ खराबी निकल आए तो बदल के दे देंगे, लेकिन उधार वाला माल है उसको तो वापस लेना ही पड़ेगा। तो अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को हमने पहले उधार पर सामान बेचा था, हमने लिखा था डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि हमने उधार पर माल बेचा, उस व्यक्ति से पैसा लेना है, डेटर को डेबिट कर दिया। लेकिन उसने कहा अरे ये सामान क्या भेज दिया जी, ये लो वापस ले जाओ, ये सामान जैसा मैंने कहा था वो तो है ही नहीं। अब क्या होगा? अब सेल्स जो है वो घट जाएगी, उसके लिए सेल्स रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन जिस डेटर से हमने कहा था कि हमने तुमसे ये पैसा लेना है, हमने डेबिट किया हुआ था, अब वो पैसा भी तो नहीं मिलेगा। वो जो एसेट था डेटर के नाम का वो भी तो रिड्यूस हो गया, यानी डेटर नाम का एसेट घट गया, और एसेट घट जाने पर क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न की कहानी जब हम यहां पर देखेंगे तो सोचेंगे क्या कि जब हमने उधार पर माल बेचा था, जब हमने पहले क्रेडिट सेल की थी, तो जर्नल एंट्री क्या पास की थी? हमने कहा था जी डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट। हमने क्या एंट्री पास की थी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी वेरी सिंपल, यही एंट्री पास की थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि भाई डेटर जो थे, मान लो 1,000 के थे, और वही सामान सारा का सारा अब रिटर्न हो गया। मान लो यही सारा का सारा अब सेल्स रिटर्न हो जाती है, तो हम कहेंगे यार सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न हो गई। अब अगर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स है तो उसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट खोल दो। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगी क्योंकि ये हमारे रेवेन्यू को घटा देती है। और हमने जब डेटर अकाउंट को डेबिट कर लिया था, अब क्या होगा? वो डेटर नाम का एसेट घट जाएगा, और एसेट घट जाने पर क्रेडिट होता है। तो ये देखिए, इसने हमारे रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया, इसने हमारे रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया इसीलिए डेबिट किया, और इसने हमारे एसेट को रिड्यूस कर दिया इसीलिए हमने इसे क्रेडिट किया। करेक्ट। तो कहानी यहां पर ही आ गई इस क्वेश्चन में भी कि लिखा है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड 5,000, तो एंट्री क्या होगी? रिटर्न इनवर्ड 5,000 की। रिटर्न इनवर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो रिटर्न इनवर्ड लिखिए। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड एक ही लिखा होगा, तो जो लिखा होगा आपने वही अकाउंट ओपन करना। ओके, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमने कर दिया डेबिट, और टू लिख दिया डेटर, डेटर नाम के एसेट, ये वो अब घट गए, इनसे पैसा अब हमें
नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो ये एसेट हमारे रिड्यूस होगा, इसीलिए क्रेडिट कर दिया, और इस सेल्स रिटर्न के कारण हमारा रेवेन्यू रिड्यूस हुआ है, इसीलिए हमने उसे डेबिट कर दिया। तो 13 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 14 पे, रिटर्न इनवर्ड ड्यू टू डैमेज गुड्स डिलीवर्ड। बात तो वही है तो ये भी बोलो सेल्स रिटर्न ही। तो 500 रुपए की सेल्स रिटर्न की एंट्री और दिखा देते हैं। तो ये 13 नंबर था, ये आ गया 14 नंबर। तो यहां क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 500 रुपए। सेल्स रिटर्न क्यों डेबिट किया, क्योंकि रेवेन्यू घट रहा है। डेटर्स को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट। आगे चलते हैं। गुड्स रिटर्न्ड बाय विजय, गुड्स रिटर्न्ड बाय विजय, 1000 रुपए हमने, 1000 रुपए का सामान हमने विजय को भेजा था, या जो भी ज्यादा का सामान भेजा था, उसमें से विजय ने 1000 का सामान हमें वापस कर दिया। अगेन विजय के द्वारा की गई ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट होती है किसी भी हाल में। सेल्स रिटर्न ने तो यहां पर डेबिट होना ही होना है। लेकिन हमने जो सामान विजय को ये बेचा था, उधार पर बेचा था, उस समय विजय को हमने डेबिट कर लिया था कि जी हमने आपसे पैसा लेना है, आप हमारे डेटर हो, एसेट है, हमने बढ़ा दिया था। लेकिन अब तो विजय क्या बोलेगा, अरे भैया ये तो सामान खराब था, ये लो अपना सामान वापस। हम कहेंगे ठीक है भैया लाओ। और विजय से जो लेनदारी थी, विजय से जो पैसा लेना था, वो भी रिड्यूस हो गया, यानी विजय नाम का एसेट भी तो रिड्यूस हुआ। अब क्योंकि उस डेटर का नाम लिखा है, इसीलिए मैंने नाम का इस्तेमाल किया। नहीं लिखा था तो मैंने डेटर के नाम की कैटेगरी यूज कर ली थी। मैंने कैटेगरी तब यूज की थी जब डेटर का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो विजय का नाम लिखा है, एसेट मेरा विजय के नाम का रिड्यूस हो गया, और रेवेन्यू तो यहां पर सेल्स रिटर्न के कारण रिड्यूस हुआ है। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि जो मैं ये साथ साथ आपको रीजनिंग दे रहा हूं, ये आपने एग्जाम में नहीं लिखनी, बस ये साथ साथ पहले कॉपी पे लिखते जानी है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर कोई काम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा जर्नल एंट्री पास करो फटाफट से, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ गया, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर कौन है, हमारे एसेट। हमने इनको उधार पर सामान बेचा है 4000 रुपया, हमने डेटर से रिसीव कर लिया। उन्होंने कहा लो जी लो साहब, आपका पैसा हमने आपको लौटाना था, ये लो। हमने कहा धन्यवाद, आपका धन्यवाद भैया, आपने हमें कैश दिया। तो कैश 4000 आ गया, कैश नाम का एसेट हमने बढ़ा लिया, बढ़ने पर एसेट डेबिट होता है। और डेटर जो थे, उन डेटर्स को हमने पहले डेबिट किया हुआ था कि हमने आपसे ये पैसा लेना है, अब वो डेटर हमारे रिड्यूस हो गए, वो एसेट रिड्यूस हो गया, इसीलिए उसे हमने यहां पर कर दिया है क्रेडिट, इसीलिए हमने उसे यहां पर कर दिया क्रेडिट, ठीक है जी। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब बड़े ध्यान से समझने की बात है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो यहां पर नाम नहीं लिखा था उस डेटर का, इसीलिए कैटेगरी का इस्तेमाल किया। लेकिन सीमा, जिसको हमने उधार पर सामान बेचा था, ये वही तो है। अब सीमा हमारी डेटर है, इस बार उसका नाम लिखा है तो मैं उसका नाम लिखूंगा। रिसीव्ड फ्रॉम सीमा का मतलब क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा। भाई कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर लिखा था हमने यहां पर, क्यों डेटर लिखा था, क्योंकि उस समय हमें उसकी कैटेगरी ही लिखनी पड़ी, क्योंकि नाम मालूम नहीं था। लेकिन इस बार तो सीमा का नाम मालूम है, तो लीजिए फिर फटाफट से हम इसको आते हैं और लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा। 5000 रुपए आ गए, ठीक है। तो कैश नाम का एसेट हमारा बढ़ गया और सीमा नाम का एसेट हमारा यहां घट गया, करेक्ट। चलिए अब चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। फिर आ गया जी, रिसीव्ड फ्रॉम राधा ऑन अकाउंट। हमने राधा से ऑन अकाउंट पैसा रिसीव किया। ऑन अकाउंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऑन अकाउंट का मतलब है कि हमने बस उससे 3000 लिए और बचा हुआ पैसा अभी भी राधा से लेना बाकी है। आपको याद होगा कि राधा को हमने
अभी यहाँ पर जब सामान बेचा था टोटल 15,000 का, उनमें से 5,000 का कैश आ गया था, 5,000 बैंक से बढ़ गए थे हमारे पास, बैंक में चेक आ गया था हमारे पास, और बचे हुए 5,000 लेने थे। उस 5 में से राधा ने हमें केवल अभी 3 दिए। हम क्या बोलेंगे, मिस राधा आपने हमें 3,000 रुपया दे दिया, अभी भी हमने आपसे 2,000 रुपया लेना है। तो रिसीव्ड फ्रॉम राधा ऑन अकाउंट का मतलब क्या है कि जितना भी अकाउंट बनता है उसमें से उसने हमें ये 3,000 रुपये दिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू राधा। सर 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 ये भी तो बताइए, ऊपर कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा भी तो यही सेम एंट्री थी, बिल्कुल सेम एंट्री थी। मैंने कब मना किया? तो भाई क्वेश्चन में क्या कहीं कोई डिफरेंस था? यस, बताने का ढंग था। वहां पर केवल क्वेश्चन में लिखा था रिसीव्ड फ्रॉम सीमा, तो हमने 5,000 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम सीमा कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा कर दिया था। लेकिन यहां पर रिसीव्ड फ्रॉम राधा के साथ ऑन अकाउंट भी लिख दिया, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब भी वही है जो रिसीव्ड फ्रॉम सीमा का मतलब है, इसका मतलब भी वही ऑन अकाउंट, करेक्ट। तो ये भी हमारा काम यहाँ पर हो गया है पूरी तरह से समाप्त, ठीक है जी। तो ये सेल्स वाली सारी एंट्रीज मैंने पहले ही लिखी हुई हैं, ये इसलिए लिख दी जाती हैं कि अब थोड़ा सा जब आप अच्छी तरह सीख जाएंगे तो फटाफट से इसकी क्विक रिवीजन में भी हेल्प होगी। चलिए, अब सेल्स और सेल्स रिटर्न से जुड़े हुए सारे काम फिनिश हो गए, लेकिन उसी उधार पर बेचे गए सामान का जब पैसा आएगा, एक तो हमने डिस्काउंट दिया था ट्रेड करते समय, ट्रेड डिस्काउंट जिसकी कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, लेकिन अगर मेरे दोस्त यहां पर हमने डेटर से जितना पैसा लेना है, अगर उससे कम पैसा मिले, अगर उससे कम पैसा मिले तो हम क्या बोलेंगे? तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम विनायक रुपीज 9,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपीज, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम विनायक 9,000, ठीक है जी, एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 1,000। माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 9,000। 1,000 का डिस्काउंट अलाउ किया तो हमारे लिए खर्चा हो गया ये, यानी जरूर हमने विनायक से 10,000 रुपए लेने होंगे, और उस 10,000 में से 9,000 मिले और हमने उसे बाकी 1,000 का चल भैया छोड़ दिया, मत देना लेकिन बाकी पैसा भी दे दो। इसी को हमने क्या बोला? कैश अकाउंट डेबिट टू विनायक, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ डिस्काउंट को भी लिखना पड़ेगा, तो इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। ये राधा वाली सारी कहानी जो थी, ये एक मैं आपको अभी थोड़ा दोबारा से बताऊंगा। जैसे एक बारी हमारा ये वाला काम खत्म होता है, पहला विनायक वाला, तो हमने यहां पर देखा क्या कि जी कैश आ गया, कैश आ गया हमारे पास, और कैश अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 9,000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर दिया, क्यों? 1,000 रुपए से हमने कैश जो डेबिट किया वो हमारा एसेट बड़ा था, इसीलिए डेबिट किया, ये है उसकी रीजनिंग। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस बढ़ा, इसलिए उसे डेबिट किया हमने। और विनायक जो हमारा डेटर था, जिसे हमने पहले से डेबिट करके रखा हुआ था, माय डियर फ्रेंड्स, वो एसेट, वो डेटर, वो पूरे 10,000 से रिड्यूस हो गया, कंप्लीटली 10,000 से। हमने इसका मतलब ये क्या कहा कि भाई तुम हमें 9,000 दे दो, हम मान लेंगे मिस्टर विनायक आपने पूरे 10,000 दे दिए, यानी उस 1,000 को हम आपसे कभी भी नहीं मांगेंगे, यानी हमने फुल्ली सेटल कर दिया 9,000 रुपए में। 10,000 रुपए की देनदारी थी आपकी, हमने 9,000 रुपए लेकर ही उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और 1,000 रुपए तुम हमें मत देना, हमने उसे ये बोल दिया। और यही क्या है, यही क्या है,
यही है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी, तो ये काम हमारा हुआ समाप्त। अच्छा, एक बार ये काम कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट का, और फिर वो अगली स्लाइड वो दिखाऊंगा, जैसे राधा वाला पॉइंट था ना, फिर एक बार उसे आपके सामने लेकर आता हूँ। ऑन अकाउंट में और इसमें क्या अंतर है उससे पता लग जाएगा, जैसे कि हमने परचेज वाले केस में किया था, पिछले सेशन में हमने जो किया था। तो रिसीव्ड फ्रॉम रोहित 9500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,000, कि 10,000 रुपए रोहित से ले रहे थे, लेकिन 9,500 रुपए लेकर, 9,500 रुपीज लेकर हमने उसे फुल्ली सेटल कर दिया कि ठीक है, लेने तो तुमसे हमने 10,000 रुपए हैं, लेकिन तुम 9,500 रुपए देकर पूरा सेटल कर लो, यानी बचे हुए 500 रुपए हम तुमसे अब कभी नहीं मांगेंगे। यानी रोहित से हमें कैश कितना मिल गया जी? कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 9,500 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट कितने से कर दिया? 9,500 रुपए। वेरी वेरी सिंपल। कैश अकाउंट डेबिट कर लिया 9,500 रुपए से, और हाँ जी, रोहित जिससे कि हमने पूरे 10,000 रुपए लेने थे, हमने वो पूरे के पूरे 10,000 रुपए के नाम के एसेट को रिड्यूस भी कर डाला, और एसेट आया कितना? केवल 9,500। भैया ये क्या बात है, हमने उसे फुल्ली सेटल कर लिया कि 500 रुपए तुम्हें अब देने की आवश्यकता है ही नहीं, हमने वो माफ कर दिए, यानी डिस्काउंट तुम्हें अलाउ कर दिया, यानी वो हमने अपना खर्चा मान लिया, और एक्सपेंसेस बढ़ते समय डेबिट होते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रोहित। माय डियर फ्रेंड्स, ये लीजिए, हो गया काम। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। एक बार फटाफट से वो बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने उधार पर सामान बेचा, क्रेडिट सेल्स टू राधा ₹5,000। ये नया क्वेश्चन समझ लीजिए आप, ठीक है ना। हमने 5,000 का सामान राधा को बेचा, उधार पर बेचा, दैट मीन्स राधा से पैसा अभी लेना बाकी है। राधा डेटर हो गई, राधा नाम का एसेट बढ़ गया, राधा को डेबिट कर लिया पूरे 5,000 से, और जो रेवेन्यू है आ गया हमारे पास, वो सेल जो है वो हमने क्रेडिट कर दी, हमने उस रेवेन्यू को क्रेडिट कर डाला, करेक्ट। अब आ गया जी रिसीव्ड ₹3,000 फ्रॉम राधा ऑन अकाउंट। अगर इसके बाद ये लिखा जाए कि राधा से हमने ऑन अकाउंट ये पैसा रिसीव कर लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राधा आएगा, बस कि कैश मिल गया 3,000 रुपए, यानी 5 में से 3,000 मिल गए, 2,000 अभी भी लेने बाकी हैं। यानी ड्यू कितना था? ये लिखा ड्यू, DUE, ड्यू 5,000 लेना बाकी था, उसमें से 3,000 ये रिसीव्ड हो गया। 2,000 स्टिल ड्यू है, अभी भी लेना बाकी है। राधा अभी भी हमारी डेटर है इन 2,000 रुपए के लिए, क्योंकि ये पेमेंट ऑन अकाउंट हुई है, यानी जितना अकाउंट टोटल बनता है उनमें से केवल अभी 3,000 मिला है, बाकी अभी भी लेना बाकी है। लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में लिखा जाता है रिसीव्ड ₹3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,000, कि 3,000 रुपए लेके हमने फुल्ली सेटल कर दिया पूरे 5,000 के अकाउंट को। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू थे भैया 5,000, रिसीव किया 3,000, और 2,000 रुपए हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब ये हमें कभी भी नहीं लेना, ये हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, ये हमें अब नहीं मिलेगा। राधा इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे अस ₹2,000 इन फ्यूचर ऑल्सो। तो हमने कहा ठीक है, कैश आ गया 3,000, और 2,000 को हमने अपना डिस्काउंट, अपना खर्चा मान लिया, और एसेट जो है वो हमारा रिड्यूस हो गया टू राधा 5,000 रुपए, करेक्ट। तो ये कहानी दोनों जगह वही थी, एक में ऑन अकाउंट की कहानी थी, एक में फुल सेटलमेंट की। तो अब फुल सेटलमेंट वाला भी क्लियर हो गया, राइट। बिल्कुल ऐसी मैंने परचेज रिटर्न वाले के बाद जो पॉइंट था उन क्रेडिटर की पेमेंट वाला, वहां पर भी यही कराया था। और यहां पर जब हम डेटर की तरफ पहुंच गए हैं, डेटर से जो हमने पैसा लेना होता है उसमें भी दोनों बातें ऑन अकाउंट और फुल सेटलमेंट वाली क्लियर हो गई। हर तरह की लैंग्वेज मैंने आपको यहां पर करवा दी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने बचे हुए इन 2 कामों की तरफ।
लिखा जी रिसीव्ड ₹4500 फ्रॉम अ डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5000 बाय चेक। ये चेक की बात आ गई। अब एक बात समझ लो, क्वेश्चन में क्या होता है ना, कई बार साथ में एंट्री में लिख देता है कि चेक लिया मगर बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। चेक लिया मगर बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। अब पहली बात तो ये कि अगर चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो मेरे पास वो चेक इन हैंड के रूप में रहेगा। चेक इन हैंड नाम का मैं एक अकाउंट खोल दूंगा, ठीक है, और बाद में जब मैं उसे बैंक अकाउंट में जमा कराऊंगा तो इसी चेक इन हैंड अकाउंट को हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखें। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ₹4500 का हमने अमाउंट रिसीव किया डेटर से इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5000, यानी ₹500 का हमने डिस्काउंट दिया। चेक से रिसीव किया लेकिन इट वॉज नॉट डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डेट। हमने उस चेक को सेम डेट को डिपॉजिट नहीं किया, यानी वो चेक इन हैंड के रूप में हमारे पास रहा। आइए जरा इसकी एंट्री कर लें। अब ये हालांकि एंट्री की हुई है लेकिन फिर भी आपको लिख के दिखा देता हूं। तो पहली बात ये कि हमारे पास चेक आया लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ। बैंक में जमा हो जाता तो मैं सीधा बैंक अकाउंट डेबिट कर देता, लेकिन चेक इन हैंड भी तो मेरे पास एसेट के रूप में ही आया है। मैंने अभी तक इसे बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराया, लेकिन जब कराऊंगा तो पैसा तो मिलेगा। तो चेक इन हैंड हमने कहा कि ₹4500 हमारे पास आ गए, और डेटर से जो पैसा लेना था वो पूरे ₹5000 लेने थे। तो हमने डेटर्स के अकाउंट को पूरे 5000 से रिड्यूस भी कर दिया। अब क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट कर लिया, यानी ₹500 अब हम उससे कभी भी नहीं मांगेंगे, यानी हमने ये उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। करेक्ट। अब एक बात समझ लीजिए, आने वाले समय में अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि चेक इन हैंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अब आप क्या सोचेंगे जी, जब हमने डिस्काउंट अलाउ किया था वो हमारा खर्चा था, डेटर नाम का एसेट रिड्यूस हो गया था, लेकिन ये 4500 क्या था, ये भी तो एसेट ही था। ये चेक इन हैंड भी एसेट ही था, क्योंकि बैंक में जमा कराने के बाद इसके अगेंस्ट भी पैसा मिलना था। तो मान लिया जाए एक एंट्री आ जाती है। ये एक्स्ट्रा एंट्री मैं आपको एक बना के दे रहा हूं, एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री। क्या लिखेंगे, वेन को छोड़ो, सीधा लिख देते हैं चेक इन हैंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। क्या लिख रहे हैं, चेक इन हैंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चेक इन हैंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब ये चेक इन हैंड हमारे हाथ से चला गया, बैंक में जाकर ये पैसा जमा हो गया, तो हमने क्या बोल दिया जी, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ₹4500 का पैसा बैंक में जाकर जमा हो गया, और हमारे हाथ से जो ये चेक इन हैंड था, चेक इन हैंड नाम का ये जो एसेट था, माय डियर फ्रेंड्स, ये चेक इन हैंड नाम का एसेट चला गया। तो इसीलिए मैं क्रेडिट कैसे कर दूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट को। 4500 का ये अमाउंट था। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? क्या ये बात सभी को अच्छी तरह समझ में आ गई? तो ये लीजिए, यहां हमारी कहानी आ गई, इसकी हो गई कंप्लीट। अब अगला पॉइंट मैं लेकर आ रहा हूं। ये चेक डिपॉजिटेड नहीं था। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं ना तो इतना ही काम था, बस एक ही एंट्री थी इसकी। दूसरी एंट्री तभी आएगी जब क्वेश्चन में लिखा आएगा कि अगली डेट को इस दिन हमने उसे बैंक में जमा कराया, ठीक है। और आने वाले समय में जब मैं आपको कैश बुक करवाऊंगा तो उस समय हम इसी चेक इन हैंड की जगह इसे सीधा कैश ट्रीट कर लेंगे, इसे कैश ट्रीट कर लेंगे। वो कैश बुक का जब आएगा तो कैश बुक में मैं आपको वो बात समझाऊंगा, ठीक है ना।
अगला लिखा जी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम निमित अ डेटर ₹6500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹7000, यानी 7000 की जगह 6500 रुपये लेकर हमने फुल्ली सेटल कर दिया। और क्वेश्चन में लिखा है दिस चेक वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। इसका मतलब ये हुआ कि भैया वो चेक इन हैंड था ही नहीं, हमने सीधा उसे बैंक में जमा करवा दिया। करेक्ट। तो मैं जो जो काम करवाता जा रहा हूँ वो सारा का सारा आप अपने पास नोट करते जाइए, राइट। और उसे लिखते जाइए। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इस चेक इन हैंड को कैश भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जो भी आपने काम करना हो, आपने जो भी उसे ट्रीट किया, आप नीचे उसका नोट बनाकर लिख देंगे, राइट। इस तरह से लिख सकते हैं। और जब आपने उसे बैंक में जमा करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये भी एंट्री मैंने करके दिखाई थी। अगर आपने चेक इन हैंड की जगह कैश लिखा होता है तो फिर चेक इन हैंड की जगह कैश को ही क्रेडिट कर दिया जाता है। इस बारे में हम और डिस्कशन करेंगे, बट वो आने वाले चैप्टर कैश बुक में किया जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल उसको मैं यहीं पर लगाता हूं ब्रेक। और यहां पर जो अभी एंट्री की थी, निमित वाली एंट्री, कि 6500 रुपये का चेक लेकर बैंक में जमा भी करवा दिया, तो इस बार वो चेक इन हैंड तो है नहीं, सीधा बैंक में वो जमा हो गया। तो 6500 रुपीज का अमाउंट सीधा हमारे बैंक में जाकर जमा हो गया। बैंक अकाउंट हमने यहां पर कर दिया डेबिट, और हमारे पास से क्या चीज चली गई माय डियर फ्रेंड्स। हमने कहा था कि हमने निमित से पैसा लेना है, निमित हमारा डेटर था, और निमित नाम का डेटर जो है वो हमारा ये जो एसेट था, इस बार वो रिड्यूस हो गया। ये एसेट रिड्यूस होने पर हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो निमित अकाउंट क्रेडिट कर दिया पूरे 7000 रुपये से। ये 6500 रुपये था और ये 7000 का अमाउंट था। लेकिन ज़रा सोचिए, हमारे पास 7000 की जगह केवल 6500 आया, हमने फुल्ली सेटल कर लिया, तो 500 रुपये हमने क्या अलाउ कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ये हमारे लिए एक्सपेंस मान लिया जाएगा, और इसीलिए इसे हमने 500 रुपये को एक्सपेंस के रूप में डेबिट कर दिया। तो एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, डेबिट कर दिया। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, डेबिट कर दिया। और निमित नाम का डेटर हमारा एसेट जो था वो रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हमने उसे यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ सेल्स और सेल्स रिटर्न से जुड़ा हुआ सारा का सारा काम यहीं पर होता है समाप्त, राइट। अगले सेशन में हम मुलाकात जब करेंगे तो फिर नया कोई और काम लेकर के आऊँगा। बैंक से जुड़ी ट्रांजैक्शंस आपके सामने लेकर आऊँगा, गुड्स से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन लेके आऊँगा। तब तक के लिए ये जितना भी काम अभी तक कराया उसे बिल्कुल पक्की तरह से मजबूती से पढ़ लीजिए, एक एक शब्द आपके दिमाग में बैठ जाए। आप ये समझ लो कि अगर आप सो रहे हो और कोई सोते सोते आपसे कोई सवाल पूछ लेना अकाउंट्स का, तो नींद में भी सही जवाब दे दो, इतना अच्छे तरीके से पढ़ो। मेरी बात समझ में आई? तो चलिए, ये सारा का सारा काम होता है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।